हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में, जिसमें दो रिएक्टिव इंटरमीडिएट मैं आपसे डिस्कस कर चुका था, कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन के बारे में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल के बारे में। देखिए, फ्री रेडिकल जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, मुक्त मूलक। ये मुक्त मूलक क्या होता है? वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसके ऊपर एक विषम या एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, वो क्या कहलाता है? मुक्त मूलक कहलाता है। अब देखिए, यहां पे मुक्त मूलक चूंकि उसके ऊपर एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर होगा। यदि हम बात करें कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा, तो देखिए ये विद्युत रूप से तो क्या होता है, उदासीन होता है, लेकिन ये फ्री रेडिकल एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। अब यदि हम इसकी ज्यामिति की बात करते हैं, यदि हम इसकी स्ट्रक्चर शेप की बात करते हैं, तो देखिए यहां पर मुक्त मूलक में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण यहां पर चतुष्फलकीय व्यवस्था भी होती है और अमोनिया की तरह पिरामिडीय व्यवस्था भी पाई जाती है। और ठीक जैसा हमने कार्ब एनायन में पढ़ा था, उसी प्रकार से यहां भी एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, जहां बीच में चतुष्फलकीय और पिरामिडीय स्ट्रक्चर के बीच में यहां पर भी एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, जहां उसका संकरण sp2 पाया जाता है। यदि हम बात करें, मैंने आपको चतुष्फलकीय व्यवस्था कुछ इस प्रकार से बताई थी कि ये कार्बन है, इसके ऊपर इस तरीके से, और ये जो चौथा sp3 कक्षक है उसके अंदर इस प्रकार से यहां पर क्या पाया जाता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और अगर हम अमोनिया की भांति पिरामिडीय व्यवस्था की बात करते हैं, तो देखिए व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है, यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और ये भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन मैंने कहा कि इन दोनों ही व्यवस्थाओं के बीच में यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट और पाई जाती है। वो क्या पाई जाएगी, कुछ इस प्रकार से पाई जाती है कि यहां पे ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर किसी असंकृत कक्षक के अंदर उपस्थित होता है, और इसलिए यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो ये बात हुई मुक्त मूलक के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, इसके प्रकारों की बात करते हैं कि फ्री रेडिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन की तरह ही फ्री रेडिकल भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टाइप्स की बात कर रहे हैं अभी हम। टाइप्स कौन कौन से होंगे? वही प्राथमिक मुक्त मूलक, द्वितीयक मुक्त मूलक और तृतीयक मुक्त मूलक। यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो देखिए 3 प्रकार कौन से होंगे। यदि प्राथमिक कार्बन के ऊपर मुक्त मूलक जुड़ा हुआ है या फ्री रेडिकल है, तो वो होगा प्राइमरी फ्री रेडिकल। द्वितीयक कार्बन के ऊपर यदि जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और यदि तृतीयक के ऊपर जुड़ा हुआ है तो वो होगा टर्शरी फ्री रेडिकल। हम बात करें
जैसे मान लीजिए 1 डिग्री की बात कर रहे हैं हम, तो 1 डिग्री में मान लीजिए CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल और CH3 CH2 फ्री रेडिकल। इस प्रकार की यदि कोई व्यवस्था है तो वो कहलाता है प्राइमरी मुक्त मूलक या प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राथमिक मुक्त मूलक। यदि हम बात करें सेकेंडरी की, तो मैंने कहा कि अगर द्वितीयक कार्बन के ऊपर क्या उपस्थित है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो वो कहलाएगा क्या, द्वितीयक मुक्त मूलक। देखिए किस प्रकार से, मान लीजिए CH3 ये हमारा द्वितीयक कार्बन था और द्वितीयक कार्बन के ऊपर क्या उपस्थित है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए यहां पर ये हो गया आपका द्वितीयक मुक्त मूलक। इसी प्रकार से CH3 CH2 CH3 और यहां हो गया आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाएंगे क्या, सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स। यदि ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री में मैंने कहा कि तृतीयक कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, फ्री रेडिकल जुड़ा हुआ है या सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ये कहलाएगा क्या, तृतीयक मुक्त मूलक। ठीक इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए CH3 CH3 CH2 CH3, तो ये वाला भी क्या कहलाएगा, तृतीयक मुक्त मूलक ही कहलाएगा। तो ये बात थी टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल की, कि फ्री रेडिकल 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मुक्त मूलक, जिनके की एग्जाम्पल हमने यहां डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, कि फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, कहां कहां फॉर्मेशन होता है। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे आगे, उनमें बहुत जगह फ्री रेडिकल्स बनेंगे, लेकिन हम एक सामान्य रूप से एक जानकारी ले रहे हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग कि कहां कहां फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स हो सकता है। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब देखिए फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के लिए मैं यहां पर केवल 2 रिएक्शंस डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में, कि जहां बन सकते हैं। पहला है किसी सहसंयोजक बंध के तापीय समांश विखंडन के द्वारा, किसी सहसंयोजक बंध के तापीय समांश विखंडन के द्वारा, मतलब बाई थर्मल होमोलाइसिस ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। किसी सहसंयोजक बंध के तापीय समांश विखंडन के द्वारा, देखिए हम सिंपल बात करते हैं कि यदि मेरे पास में कोई हैलोजन का मॉलिक्यूल है, X यहां पर हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यदि हम उसको गर्म करते हैं, मैंने आपको कहा था जिस समय होमोलाइसिस पढ़ाया था उस समय आपको बताया था कि जहां भी विद्युत ऋणताओं का अंतर क्या हो, 0 होता है, वहां पर क्या संभव होता है, होमोलाइसिस संभव होता है। तो यहां X और X दोनों हैलोजन मॉलिक्यूल्स दोनों हैलोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। इनको अगर हम गर्म करेंगे तो यहां पर होगा होमोलाइसिस और हमें क्या मिल जाएंगे, इसके फ्री रेडिकल्स प्राप्त हो जाएंगे। X बराबर यहां पर क्या लिखा हुआ है, हैलोजन्स। ठीक इसी प्रकार से देखिए यदि मैं बात करूं बेंजोइल पेरोक्साइड की, तो ये है आपका बेंजोइल पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल है, बेंजोइल पेरोक्साइड। इस बेंजोइल पेरोक्साइड को यदि हम गर्म करते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड को यदि हम गर्म करते हैं
तो ये पहले बनाएगा क्या, C6H5CO फ्री रेडिकल। इस प्रकार के दो मॉलिक्यूल्स ये बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है इसका, इस यहां पर इस कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होगा, होमोलाइसिस होगा, और ये बराबर बराबर के दो हिस्सों में टूट जाएगा। कब? जब हम इसको गर्म करेंगे। तो ये स्पीशीज प्राप्त हुई है हमें। अब देखिए यहां पर हमें चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा हुआ है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये टूटेगा किसमें, दो मॉलिक्यूल टूटेंगे, C6H5 फ्री रेडिकल बनाएगा और साथ में बनाएगा क्या, दो ही मॉलिक्यूल किसके रिलीज हो जाएंगे, यहां से CO2 के रिलीज हो जाएंगे। किस प्रकार से होंगे कि ये वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड है यहां पर इसका होगा विखंडन, इसका विखंडन होगा, और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां होगा, जिससे CO2 तो बाहर निकल जाएगी और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C6H5 के दो फ्री रेडिकल्स हमें यहां प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहां पर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल किसके द्वारा संपन्न हो रहा है, थर्मल होमोलाइसिस ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा संपन्न हो रहा है। अगला देखिए, नंबर 2, मैं कह रहा हूं नंबर 2 में कि किसी अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवणों के विद्युत अपघटन के द्वारा, किसी अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण के विद्युत अपघटन के द्वारा, तो बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ए एसिड, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ए एसिड। देखिए यहां पे पहले हम बात करते हैं कि किसी अम्ल का सोडियम और पोटेशियम लवण क्या होगा। यदि मैं बात करता हूं यहां पर कि RCOOH, देखिए ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। यदि इसके हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी सोडियम या पोटेशियम एटम के द्वारा, तो ये बन गया है क्या, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम लवण। ये बन गया है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम लवण, जिसके द्वारा भी हम रिप्लेस करेंगे। अगर पोटेशियम से रिप्लेस करेंगे तो पोटेशियम लवण बन जाएगा, और अगर हम उसको सोडियम से करेंगे तो सोडियम लवण बन जाएगा। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के परिणाम स्वरूप ये टूटता है किसमें, RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव के अंदर। अब देखिए यहां पे दो हमारे पास में स्पीशीज बन गई है, RCOO नेगेटिव, यानी एक नेगेटिव स्पीशीज और एक पॉजिटिव स्पीशीज। जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो उसमें दो चीजें होती है, एक एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, अब आपको पता है कि ये नेगेटिव वाली स्पीशीज किसके ऊपर जाएगी, एनोड के ऊपर जाएगी, और ये कहां जाएगी, कैथोड के ऊपर जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं कि एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी कि RCOO नेगेटिव ये कहां जाएगा, एनोड के ऊपर जाएगा, और एनोड पे जाकर के वहां अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिससे क्या बनेगा, RCOO, और यहां पे आ जाएगा फ्री रेडिकल। अब देखिए यहां पे वही स्थिति होगी
कि इसका इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाने से यहां पे बन जाएगा क्या, एक R फ्री रेडिकल बनेगा, यानी एल्किल फ्री रेडिकल बनेगा और साथ में CO2 क्या हो जाएगी, यहां से रिलीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसी अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण के द्वारा हमें यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, फ्री रेडिकल प्राप्त हो रहा है। तो ये हमने एक परिचयात्मक रूप से आपसे बात की है कि किस प्रकार से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन संपन्न होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की तरह ही मुक्त मूलक की जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है क्या, 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मेथिल फ्री रेडिकल। ऐसा क्यों होता है, मैंने कहा कि 3 डिग्री CH3C फ्री रेडिकल CH3 और ये CH3, ये आपका क्या है, यहां पर फ्री रेडिकल है। दूसरा मैंने कहा CH3CH फ्री रेडिकल और CH3, ये 2 डिग्री है, और ये है आपका CH3CH2 फ्री रेडिकल और ये है आपका CH3 फ्री रेडिकल। अब देखिए ऐसी व्यवस्था क्यों होती है, यहां पे स्थायित्व का क्रम ये क्यों पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति समयुग्मन। अति समयुग्मन में क्या होता है, जिसको कि हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे चूंकि इस 3 डिग्री वाले की अधिक अति समयुग्मी संरचनाएं बनती है, यहां पे प्रत्येक जो कार्बन के साथ में 3-3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे, यहां पे इसके साथ में अति समयुग्मी संरचनाएं बनाएंगे। तो देखिए यहां कितनी अति समयुग्मी संरचनाएं बनेगी, यहां पर 3 यहां पर 3 इस कार्बन के कारण से, 3 इस कार्बन और हाइड्रोजन के कारण से, और 3 ही इस कार्बन और हाइड्रोजन के कारण से, अर्थात टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। यहां पर चूंकि कितनी बने, इससे कम अति समयुग्मी संरचनाएं बनेगी, और इस यहां पर सबसे कम, इससे भी कम बनेगी, और यहां पे सबसे कम अति समयुग्मी संरचनाएं बनती है। तो जो जितनी ज्यादा अति समयुग्मी संरचनाएं या अनुनादी संरचनाएं बनाता है, जिसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस नाम दे रहे हैं, कि यहां किस प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं होता है, फिर भी वो अनुनाद के रूप में उसके मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो जो जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाएगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ये उससे कम स्टेबल होगा, ये उससे कम, 2 डिग्री से कम, और ये सबसे कम स्टेबल होता है। तो ये होता है फ्री रेडिकल्स में स्थायित्व का क्रम। अब देखिए इस फ्री रेडिकल का लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या है सुनिएगा। इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं कि फ्री रेडिकल की रिएक्शंस कौन सी होती है। रिएक्शंस देखिए, पहली रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम कि पहली रिएक्शन क्या है, स्वयं से या किसी दूसरे मुक्त मूलक से संयोग करके। स्वयं से या किसी दूसरे मुक्त मूलक से, मतलब कि जैसे मान लो हमारे पास में CH3 फ्री रेडिकल था, ये अपने ही जैसे किसी दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ में मिलकर के क्या बना देगा, CH3 एथेन का मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक इसी प्रकार से किसी दूसरे से संयोग करके, दूसरे से संयोग किस प्रकार से होगा कि यहां पर ये Cl फ्री रेडिकल था और यहां पे ये इसके साथ में जुड़ करके इसने बना लिया क्या, मेथिल क्लोराइड CH3Cl। तो इस प्रकार से कि स्वयं से या किसी अन्य मुक्त मूलक से संयोग करके
ये किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकता है। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं, दूसरी बात क्या है कि संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों में असमानुपातन यानी डिस्प्रपोर्शन बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। देखिए किस प्रकार से होगा कि मान लीजिए मेरे पास में यहां पर था 2 CH3 CH2 फ्री रेडिकल के मॉलिक्यूल थे। अब यदि मैं इसको आपको समझाने के लिए कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं कि मान लीजिए CH3 CH2H CH2 फ्री रेडिकल, ये व्यवस्था है। और दूसरा भी मेरे पास में क्या है, यही मॉलिक्यूल है CH3 CH2 फ्री रेडिकल का। तो देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे ये अपना ये अपना एक हाइड्रोजन त्यागेगा और ये हाइड्रोजन त्याग के यहां पे चला जाएगा। ये त्यागे हुए H हाइड्रोजन को ये दूसरा वाला मुक्त मूलक क्या कर रहा है, स्पीशीज क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। तो देखिए हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ के आए हुए हैं। जब कोई मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ग्रहण करती है तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन ग्रहण करती है तो अपचयन। या हम यूं कहें कि जो हाइड्रोजन त्यागेगा उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और जो ग्रहण करेगा उसका क्या हो जाएगा, अपचयन। तो यहां पर इसका तो क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, और जिसने त्यागे हुए हाइड्रोजन को गेन किया है उसका क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। अब देखिए यहां फिर भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, और इसने H त्यागे हुए हाइड्रोजन को गेन कर लिया है। तो हमारे पास में स्पीशीज बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3 इस प्रकार से संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों का हमें यहां पर मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसको हम असमानुपातन कहते हैं। तो देखिए यहां पे हमने डिस्कस किया है फ्री रेडिकल के बारे में, जिसमें मैंने आपको परिचय बताया है। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल डिस्कस किया है, फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स डिस्कस किया है, फिर उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हमने यहाँ पर जाना है, और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर इसकी रिएक्शंस को डिस्कस किया है। तो ये आपके सिलेबस में फ्री रेडिकल इतना दिया हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, अगले रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की, जिसमें हम स्टडी करेंगे कार्बीन, नाइट्रीन और एराइंस की। थैंक यू।